हवा के रास्ते इस बार पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक 2। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के, उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टैप किया था और कहते हैं हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं। ट्री टॉप लेवल पे उन्होंने गए और पाकिस्तान को पता तक नहीं लगा, उनको भिनक तक नहीं लगी, क्योंकि इनके रडार अवेड करके ये गए। और सिर्फ जब वो अटैक रन में थे, जब बॉम्ब छोड़ने से पहले, सिर्फ उसी टाइम पाकिस्तान को पता लगा कि कुछ हो रहा है। और इससे पहले कि पाकिस्तान रिएक्ट करता, ये हमारे जो जहाज हैं, सारे जानबाज जो हमारे पायलट्स हैं, वो वापस फिर ट्री टॉप लेवल के ऊपर होते हुए वापस हिंदुस्तान के सरहद के अंदर आ गए। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रन रहा और ये एक दर्शाता है हमारे जवानों के, जो हमारे पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का, हमारे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का। और आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स में बहुत अंतर है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। तो सुना आपने, सफल ऑपरेशन किया है हमने और 3 जगहें ऐसी है सीमा के पार जहां पर ये बॉम्ब गिराए गए हैं। 1000 किलो बॉम्ब गिराए गए हैं भारतीय वायुसेना की ओर से और जो आतंकी कैंप्स हैं, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनके तबाह कर दिए गए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद भी पुलवामा में जो कुछ भी हुआ है उसका जवाब देना हिंदुस्तान जारी रखेगा और इसी की कवायद ये पूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैप्टन एस के पांडे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। और आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कैप्टन एस के पांडे, कितनी बड़ी सफलता आप इसे मानते हैं? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में एक चुनौती ये भी होती है कि हमारे सेना सीमा को पार करते हैं, वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। हमारे जवानों को नुकसान नहीं पहुंचे, कैजुअल्टीज हमारी तरफ से नहीं हो, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। और एक दफा फिर से हमने ये साबित किया है कि इस तरह का काम करने में हमारे जवान सक्षम हैं और जवान वहां पहुंचे, आतंकी कैंप्स को तबाह किया, लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त किया, वापस आए बिना कैजुअल्टी के। कितनी बड़ी सफलता हिंदुस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी सफलता हिंदुस्तान के लिए है। मुझे याद आ रहा है कि लगभग 1 माह पहले मैंने टीवी पर देखा था कि हमारे जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर हमको एक बार मौका मिले तो हम कुछ करके दिखाएंगे। आज उन्होंने करके दिखाया है। ये मौका केवल भारत के लिए नहीं है, मैं तो कहूँगा कि ये विश्व के लिए एक मौका है कि अगर आप एकजुट हो जाते हैं, ये ऐसा अवसर है, एकजुट हो जाइए और आतंकवाद को हम नेस नाबूद कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पाकिस्तान मिटता है तो मिट जाए। हमको पाकिस्तान में जितने लोग उनके समर्थक हैं, हमको सबको देखना है। उससे पहले जो हमारे यहाँ जो इनके समर्थक बैठे हुए हैं, उनसे भी हमको निपटना है और सख्ती से निपटना है। मुझे शर्म आई, हमारी सेना नाम, नमक और निशान पर जीती है। नाम भारत देश, नमक इस भारत का और निशान वो तिरंगा। हमारे तिरंगे के लिए कहा कि तिरंगा नहीं फहराएंगे। इससे बड़ा अपमान देश का नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपमान सेना का नहीं हो सकता। जिसने ये कहा है उसको आतंकवादी मान करके उसके विरुद्ध हमारी जो नियम कानून है उनके तहत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसे नेता को किसी भी तरह से इस धरती पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मौका है, इस अवसर को अगर आप चाहें तो हमारे साथ मिल करके आप इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। इस पूरे धरती से
हम चाहेंगे आतंकवाद जो है उसका सफाया हो जाए। अब ये शुरुआत हो गई है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब तक आतंकवादी रहेंगे तब तक ये हमारा जोश, हमारा ये काम चलता रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। किसी में हिम्मत नहीं कि रोक दे, और जो रोकेगा इसका मतलब है कि आतंकवादियों का वो जो है समर्थक है और वो नहीं चाहता कि इस धरती से राक्षसों का विनाश हो, राम राज्य की स्थापना ठीक है। हो रही। आलोक जी, अंदरूनी सियासत पर तो हम बात कर लेंगे, अंदर कौन का क्या कह रहा है इस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान को हमने सलाह दिया है, जो पाकिस्तान को हमने सबक दिया है, वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि उड़ी हमले के बाद भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मान नहीं रहा था पाकिस्तान, कोई मतलब ही नहीं है कि वो मान ले, क्योंकि आतंकी कैंप्स उसकी जमीन पर चल रहे हैं, उसकी शह पर चल रहे हैं। ये मान लेना पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में थू थू करने का एक और अवसर दे देगा, और इसीलिए पाकिस्तान बार बार इनकार करता है, इस बार भी कर रहा है कि देखिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से, और ये खबर भी आ रही है कि वायुसेना ने एक बाकायदा फुटेज भी रखा है, और ये जब वक्त पड़ेगा तब जारी भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी है उससे पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश गया है फिर से एक बार कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम जवाब देंगे और तुम्हारी सीमाओं को पार करके हम वहां पर आएंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, फिर वापस लौट जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शुभ्रा, देखिए, अगर पिछले कुछ समय से जो आप बात कह रही हैं, हमने बिल्कुल एक अलग अब तस्वीर देखना शुरू कर दिया है। हमने अगर पाकिस्तान को विश्व के उस पटल पे देखे तो आर्मी ड्रिवन स्टेट है। ऐसा माना जाता है कि सेना का नियंत्रित किया हुआ देश, उनका प्रधानमंत्री, उनकी राजनीति चलती है, वो आज तक वहां पे एक लोकतंत्र नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को देखें, हम भारत को देखें, तो हम लगातार एक मैच्योर नेशन, एक बेहतर और बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमेशा हमारी पहचान बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और आज का एयर स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 कहा जाए, इसने हमारी मैच्योरिटी को, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ताकत को और मजबूत किया है। हम हर कीमत पर देश को, विदेश को समझाते रहे हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा के मामले में किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये हमने वर्ल्ड पे कुछ देश देखे हैं जब अपने वो सुरक्षा को लेकर के स्वयं निर्णय लेते हैं। हमने देखा है कि किस तरह के अमेरिकन कमांडोज अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आकर के टेरर को खत्म करने के लिए निशाना बनाया। कुछ इसी तर्ज पे हम भी अब वैसे ही स्ट्राइक कर रहे हैं। शुभ्रा, यहां खास बात यह है कि 3.5 का जो स्ट्राइक हुआ है, निश्चित तौर पर हमने वो सारी तैयारी कर रखी है जो बाद में वर्ल्ड की तरफ से, जो डेवलप्ड जो पावर्स हैं, उनकी तरफ से मांग हो सकती है। जब वायलेशन की बात होगी तो हम वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे सबूत दिखा सकते हैं जो इन टेरर वाली जो जगहें हैं, जहां टेरर कैंप है, वहां से किस तरह से हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हम इसे प्रॉक्सी वॉर, हमेशा पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर कहते रहे हैं, वो पीछे से हमला करता रहा है। आज 3:30 बजे का ये स्ट्राइक उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। देश इस बात को लगातार उम्मीद कर रहा था। पाकिस्तान कैसे न चाहते हुए भी दबे छुपे जुबान में इस बात को स्वीकार रहा है कि जो भारत दावा कर रहा है उसमें सच्चाई है, और बहुत बड़ी सच्चाई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने एलओसी का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। ये वहां की सेना का दावा है। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एलओसी का उल्लंघन हुआ है। यानी कि इस दावे को पुष्ट करने की, भारत को अपनी तरफ से कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना जो है वो खुद इसको मान रही है कि ऐसा हुआ है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रही है कि जिस इलाके का जिक्र हो रहा है जहां पर बॉम्ब गिराए गए हैं वो खाली स्थान है, खाली जगह है। अब ये तो समझना इतना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि आलोक जी वो खुद तो मान नहीं लेगा कि हाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर आतंकी कैंप थे जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। देखिए शुभ्रा, वो पाकिस्तान अगर पिछले कुछ समय से आप देखिए तो बौखलाहट में है, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ सेना की तरफ से कहा जाता है या उनके मंत्री कहते हैं कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये आमतौर पे जो कैरेक्टर होता है नेशन का, ये घबराया हुआ है। इसने मान लिया
कि इस बार इंडिया की तरफ से कोई जरूर ऐसा प्रहार होगा जो उनको मुश्किलों में डाल देगा। और यही मैं कह ही रहा था कि शुभ्रा, यही है उनका मिलिट्री ड्रिवन जो नेशन चल रहा है, वो उसकी बौखलाहट इसी में नजर आती है। वहां पे गफूर जो कि मेजर जनरल है, उन्होंने कुछ पिक्स भी भेजी है कि बौखलाहट में उन्होंने ऐसी जगह पे कुछ बम गिराया है जहां पे जान माल को नुकसान नहीं हुआ है और वो बाहर चले गए हैं। ये हमारी फोर्स के लिए कहा गया है। लेकिन जो हमारी जानकारी है वो 300 आतंकी कैंप को नष्ट करके वो एयर स्ट्राइक सफल हुआ है। 200 से 300 आतंकी कैंप ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और भारतीय वायुसेना का एकमात्र लक्ष्य था कि आतंकवादियों को निशाना बनाया जाए, वहां पर जो सिविलियंस हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे। ये हमारी सेना ने पहले भी सुनिश्चित किया था और इस बार भी यही सुनिश्चित किया है। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो मान नहीं सकता है कि उसकी शहर से LOC के पार आतंकी कैंप्स चल रहे हैं और इसीलिए वो बहाने अब ढूंढ रहा है फिर से एक बार इसको नकारने के। लेकिन इस घड़ी में हम जो भारतीय सियासत की बात कर रहे हैं, तमाम लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ खड़े हैं, तमाम लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और बधाई दे रहे हैं भारतीय सेना को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचार के हों। पूरा देश एक साथ खड़ा है और सैल्यूट कर रहा है भारतीय वायुसेना को। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, आई सैल्यूट द पायलट्स ऑफ द IAF। उन्होंने ये ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे सामने है। आई सैल्यूट द ब्रेवरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट्स who have made us proud by striking terror targets in Pakistan। तो इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और कांग्रेचुलेट किया है भारतीय वायुसेना को। तो अलग अलग दलों के लोग जो हैं वो इस वक्त सैल्यूट कर रहे हैं एयरफोर्स को और ये कह रहे हैं कि इसी कार्रवाई की ज़रूरत थी और ये किया गया है। ये जो हम बात कर रहे हैं कैप्टन SK पांडे, पाकिस्तान को डर तो इसका पहले से ही था, क्योंकि कल ही हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान ने कहा है कि एक मौका उन्हें और दिया जाए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, सबूत दिया जाए तो हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये सब सिर्फ लच्छेदार बातें हैं, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा किया है और वहां का रिकॉर्ड ये रहा है कि वहां की सत्ता में चाहे कोई भी हो, नवाज शरीफ क्यों ना हो और आज इमरान खान क्यों ना हो, वो भले ही कुछ चाहें लेकिन सेना कभी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, और इसीलिए आतंकवादी कैंप्स को लगातार वहां फलने फूलने दिया जाता है। इसमें सेना और ISI का बड़ा हाथ होता है और वही आतंकी कैंप्स उसके बाद हिंदुस्तान में इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो इस बार लग रहा था ऐसा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को यह मालूम है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। इस बार बड़ी गलती कर दी है भारत से पंगा लेके और इसीलिए एक मौका वहां के इमरान खान मांग रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो मौका मांग रहे थे। हाँ। जहां तक मौके का सवाल है, अगर आप देख लें तो बराबर उनको मौके दिए गए, बराबर चेतावनी दी गई। ये मौका नहीं है तो और क्या है। आप कोई भी युद्ध देख लीजिए, हमारी महाभारत का युद्ध देख लीजिए, आप राम रावण का युद्ध देख लीजिए, बराबर मौके दिए गए हैं। जब मौका दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है, आदमी भेजे जाते हैं। लोगों ने बहुत बहुत बातें की है, इससे बड़ी बात और क्या होती। ये भी एक मौका है। हमारे प्रधानमंत्री जब तुम्हारे यहाँ गए थे, जिसको सारे विपक्षियों ने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चले गए वहाँ केक काटने के लिए, क्यों चले गए जन्मदिन में, क्यों चले गए उनकी बेटी की शादी में। अरे इससे बड़ा मौका क्या है कि इतने बड़े विशाल देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने जा रहा है, मौका ही तो दे रहा है तुमको, और क्या दिया है। ये मौका था तुम्हारे पास, अगर चाहते तो हाथ मिला लेते और तुम्हारा जो कुछ बर्बाद होना था, जैसे रावण के लिए अंगद को आखिर में भेजा गया था, उससे कहा था कि अगर मिलना है तो मिल जाओ, वरना हम चाहेंगे तो हम अकेले तुमको बर्बाद कर देंगे। अभी तो हमारी आपने केवल 12 जो है विमानों को देखा है, आगे देखिए क्या क्या होता है। अब इससे जो है हमारे एक अंगद से आप घबरा गए। ये अंगद हमारा गया था अभी, और ये अंगद जो है इसने बता दिया है कि हे रावण, अब तेरा अंत आ चुका है, जो करना है कर ले, तेरे को मौके बहुत दे दिए गए, अब मौका नहीं, अब युद्ध होगा, यलगार है और इस युद्ध में हम जीतेंगे। तो याचना नहीं अब रण होगा, और इसी फलसफे पर काम कर रही है इंडियन आर्मी, इसी फलसफे पर काम कर रहा है इंडियन एयरफोर्स, और इसीलिए ये जवाब मुंह तोड़ दिया गया है पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके, ताकि उसे ये मालूम रहे कि कुछ भी करके निकल जाना आसान नहीं है। और हिंदुस्तान से पंगा लेकर के बहुत ही गलत किया है इस बार। जिस तरह से 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए, कोई और रास्ता हिंदुस्तान के साथ सामने बचा ही नहीं था। भले ही पाकिस्तान ये कहे कि हमें एक मौका दे दो, भले ही ये कहे कि सबूत दे दो, सबूत तो साहब हमने पहले भी दिए थे,
लेकिन उसका क्या हश्र हुआ, क्या कार्रवाई हुई पाकिस्तान की ओर से? आज भी हाफिज सईद वहां पर खुलेआम घूम रहा है, वहां पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और आप समझ लीजिए कि इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जैश मोहम्मद के मुख्यालय को पहले सीज करने की बात कही गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सरकार, वहां के मंत्री, सूचना मंत्री इस बात से मुकर गए और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और जिस जगह की बात हो रही है वो तो एक मदरसा है, उसका जैश मोहम्मद से, पुलवामा अटैक से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह का यू टर्न लेने वाला पाकिस्तान, उस पर कैसे भरोसा किया जाए और एक मौका उसे कैसे दिया जाए, जबकि हमने उससे पहले भी बहुत मौके दिए हैं, जिसकी बात कैप्टन साहब कह रहे हैं। लेकिन हम जरा टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करेंगे आलोक जी आपसे, क्योंकि आप सुबह से रात में ये हमला हुआ, करीब 3:30 बजे ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 हमारी ओर से हुआ, उसके बाद से ही आप इस पर नजर रखे हुए हैं जैसी ये खबर मीडिया में आई। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जिस जगह की हम बात कर रहे हैं एलओसी के पार, बालाकोट की, जहां पर आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया गया है, ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ? किस तरह के मिराज वहां पर गए थे? 12 के करीब ये जानकारी मिल रही है, पूरी डिटेल जरा बताएं हमें। शुभ्रा, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही हुआ कि डिफेंस जो है सीक्रेसी सबसे ज्यादा मेंटेन करती है। हालांकि हम अपने रक्षा विशेषज्ञ से ही वो 3 शब्द ले रहे हैं, नाम और नमक और निशान। निश्चित तौर पर ये प्राइड के वर्ड्स हैं भारतीय सेना के लिए, और सीक्रेसी वर्ड होता है जो जिसपे ऑपरेशन होता है। यही वजह है कि कानों कान किसी को नहीं पता लगा, और यही छूट है। प्रधानमंत्री ने झांसी में संभवतः इसी छूट का इशारा किया था कि हमने सेना को खुली छूट दी है, ऑपरेशन को कैसे करना है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, एग्जीक्यूट करना है। लेकिन 3:30 बजे की जो बात है, 3:30 बजे मिराज 12 लगभग 1000 का जो एक्सप्लोजिव होता है वो लेके गए, और ठीक जो टेरर कैंप्स है वहां पे स्ट्राइक किया। क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी है, आप उसे बिल्कुल सटीक मार्क करके वहां पर एक्सप्लोड करते हैं। वो सारे टेररिस्ट जो कैंप्स है उनको उड़ा दिया गया। उसके अंदर जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अबव 500 के करीब, 500 से ज्यादा कहीं आतंकियों के मारे जाने की आशंका उसमें लगातार व्यक्त की जा रही है। दूसरी शुभ्रा, जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां से जा करके लौट आए, और एयर स्ट्राइक इस बार की गई है। ये बात जरा थोड़ी समझनी होगी, क्योंकि पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, सर्जिकल आर्मी ने किया था, वो कहीं ज्यादा टफ था। लेकिन ये इसमें एयर स्ट्राइक में अगर थोड़ा सा भी फाइटर से या कहीं पे भी उसकी स्पीड में चेंज होता है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जो लिमिटेड एयर होता है, जहां पे जैसे हमने कहा एलओसी को क्रॉस किया है और वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में गए, वहां मिराज एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, जिससे गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो रडार होता है उस रडार में नहीं आया, पाकिस्तान की आर्मी को पता तक नहीं लगा, उनके रडार तक में नहीं लगा, और ये ऑपरेशन सफल हो गया। और ये ऑपरेशन कोई घंटों नहीं चला है, ये मिनटों में हुआ है। पूरी तबाही मचाई, आतंक का खात्मा किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दे करके हमारे वायुसेना के पूरी प्लानिंग के साथ पायलट्स थे वो वापस सुरक्षित लौट आए। जी, पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, एयर स्ट्राइक है ये। और आगे बढ़े इससे पहले आपको हम समझाते हैं जरा कि आखिर किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है और जैश के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से या इस स्टैटिक्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या और कहाँ पर किया गया है और किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के द्वारा। भारत के इस हिस्से को आप देखिएगा जहां से श्रीनगर का एयरबेस शुरू होता है। आप पूरे इस इलाके को देखेंगे तो यही वो इलाका है जहां से ये जम्मू का इलाका है, यहां किश्तवाड़ क्षेत्र है, ये जहां पर आता है, यहीं से सारे के सारे इंट्रूपर्स एंट्री लेते हैं। अनंतनाग क्षेत्र आप देख ही रहे हैं। श्रीनगर का वो एरिया आप जहां देख रहे हैं जहां पूरा का पूरा इलाका घिरा हुआ है आतंकवादी संगठनों के द्वारा। पहलगाम का वो एरिया जहां पे 14 फरवरी को घटना हुई थी। जैश ए मोहम्मद के पूरे संगठन यहां पर कार्यक्षेत्र बनाए हुए हैं अपना। इस पूरे इलाके को आप ध्यान से देखिए, ये पूरा इलाका 1000 किलो बम्बार्डमेंट के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। 1000 किलो बम का मायने आप समझने की कोशिश करिएगा। पूरी मैटिंग की जाती है। जब यहां से मिराज एंट्री लेता हुआ
एबटाबाद और बालाकोट एरिया में घुसा होगा, पूरी तरीके से एक चादर बिछ गई होगी बम्बार्डमेंट की, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहां पर जितने भी ठिकाने होंगे वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो गए होंगे। तो ये कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त अंजाम हो चुका है, दिया जा चुका है, और अब इंतजार है सिर्फ सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस लिहाज से सामने आता है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 1000 किलो बम, आप समझिए 1000 किलो बम कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं होती है विस्फोटक की। और आपको मालूम है कि किस तरह से जब नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान में या सीरिया में ऑपरेशन करती हैं और वहां पर बम्बार्डिंग होती है और इस तरह से जो विमान है वो बम गिराते हैं, तो कितनी बड़ी तबाही होती है। और इसीलिए हम ये समझने की कोशिश आपसे कैप्टन एस के पांडे करेंगे कि सीमा पार जाना और वहां पर 1000 किलो बम गिराना आतंकी कैंप्स पर, यह अपने आप में कितनी बड़ी मात्रा होती है, कितनी तबाही इससे मच सकती है, जो हम और भी जगहों पर देखते हैं इस तरह के ऑपरेशंस। उसके मद्देनजर जहां तक ये एयर स्ट्राइक का सवाल है, हाँ। इस एयर स्ट्राइक में जिस प्रकार की तबाही की बात की जा रही है, जो वहां की जमीन है, अगर मेरे आपने एक बात कही कि जैसे उन्होंने कहा है कि वहां पे हमारे आतंकवादी थे ही नहीं, खाली जमीन थी, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान के पास। उन्होंने जो कहा बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। वहाँ कोई नहीं थे तो कृपया वो बता दें कि वो आतंकवादी कहाँ हैं, क्योंकि वो सबूत मांग रहे थे। वो सबूत खुद दे रहे हैं कि हमने आतंकवादी जो है वहाँ रखे हुए हैं, हम आतंकवादियों के ठिकाने बदल देते हैं, ऐसा उन्होंने बता दिया है। तो अब वो ठिकाने देश को, अपने देश को बताएं और पूरे विश्व को बताएं कि वो ठिकाने कहाँ हैं। तुम्हारे जितने भी ठिकाने हैं, हमारा 1000 का बम का मतलब है कि तुम कहीं बचोगे नहीं, उस आसपास भी कोई होगे, इतने स्प्लिंटर्स उसके निकलेंगे कि कोई भी होगा, पेड़ पौधा। जरा आप एक बार जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो स्ट्राइकर्स थे, ट्री टॉप लेवल से उन्होंने मारा है, पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अब क्या तुम्हारी जमीन पे वह खड़ा करके जो है हम प्लेन को तुमको उड़ाते? अरे हवा से ही स्ट्राइक करना था, इसलिए वहां तक गए। हमारे पास वो ताकत है कि तुमको हम एक एक, तुम्हारा जर्रा जर्रा वहां पे बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी एक एक जमीन जो है, एक एक इंच जमीन जहां तुमने आतंकवादी अगर वहां बैठाए और छिपाए हैं, कोई बचने नहीं पाएगा। ये कोई मामूली स्ट्राइक नहीं है, मामूली बात नहीं है। अगर अभी भी कोई शर्म बाकी है तो आ जाओ हमारी शरण में। जैसे पहले तुम आए थे 90,000 सैनिकों को लेकर के, फिर आ जाओ हमारी शरण में। अब हम तुम्हारा इलाज करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। अब वो तुमको पीओके वगैरह सब भूल जाना चाहिए। अब तुम अपने बलूचिस्तान को देखो, तुम अपने सिंध प्रदेश को देखो, सब टूटने जा रहा है पाकिस्तान। तुम कहीं बचने वाले नहीं हो। अब तुम्हारा जो है इस दुनिया से तुम खुद अपने आप को मिटाने के लिए तुमने तैयारी की है। पाकिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ आक्रोश में हम नहीं कह रहे, दिस इज नॉट आउट ऑफ एग्रेशन। लेकिन ये जो मुल्क है वहां पर देखिए कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं, आतंक को कितना कैजुअल तरीके से अगर कोई मुल्क लेता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो मरते हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें, वहाँ की सेना जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हीं आतंकवादियों को पनाह देती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चुप नहीं बैठने वाला था और ये हमें मालूम था, और ये आज जो कर दिखाया है इंडियन एयरफोर्स ने वो होना ही था। बार बार ये कहा जा रहा था सरकार की ओर से भी और सेना की ओर से भी कि धैर्य रखिए, हम न भूलेंगे न माफ करेंगे। आप याद कीजिए सीआरपीएफ की ओर से ये कहा गया था कि हम न भूलेंगे न माफ करेंगे, और ये जो वाक्य है, ये चेतावनी पूरा देश ये मानकर चल रहा था कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को दिखाई जाएगी, जमीन पर उतार कर दिखाया जाएगा। और उसकी जमीन पर घुस करके ये जो किया गया है, लोस्ती को क्रॉस करके जो जवानों ने किया है, आप देखिए इसी का इंतजार तमाम हिंदुस्तानियों को था। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बालाकोट जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, एलओसी क्रॉस करके वहां तक पहुंचना इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आप ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब पिछली बार हुई थी तो जमीन के रास्ते हुई थी, वो बहुत ज्यादा टफ रहा था। इस बार जो है एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया और एयरफोर्स अपने तरीके से एयर स्ट्राइक करती है, अपने तरीके से एलओसी पार करती है, लेकिन रडार्स लगे होते हैं। आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है
एयरफोर्स के रडार में उन विमानों को नोटिस ही नहीं किया गया, उन्हें कैच ही नहीं कर पाया वो रडार। ये कितनी बड़ी चुनौती थी कि यहाँ से LOC क्रॉस करना है, पाकिस्तानी सेना के रडार में भी नहीं आना है, ऑपरेशन को अंजाम देना है, फिर वापस लौटना है। खासतौर से जिस तरह का इलाका है बालाकोट, उसके मद्देनजर मैं समझना चाहूंगी, और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर टेररिस्ट के कैंप्स हो सकते हैं। शुभ्रा, देखिए डे बाय डे अगर हम आर्मी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, हाँ। तो ये सही है कि जो हम लोग के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में, हाँ। मॉडर्नाइजेशन को लेकर के एक डिफेंस बजट की बात की जाए, इस बार जो हमारा अभी हाल ही में डिफेंस बजट आया है उसे हमने कई गुना बढ़ाया है। इसका साफ इंडिकेशन है कि एक राष्ट्र सुरक्षित सेना के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाता है, जिसका इंडिकेशन बजट में था कि हम सेना को मजबूत करेंगे। एक कहा भी गया था कि न्यू इंडिया के जो आधार है वो एक मजबूत सेना और उसके उपक्रम पे ही होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आज हम एयर स्ट्राइक को लेकर के उस परिप्रेक्ष्य को देखें तो निश्चित तौर पे जो लो लेवल की फ्लाइंग होती है वो रडार में कम आ पाती है, लेकिन रडार सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। और चाहे जो देश हो, चाहे जो मुल्क हो, अपने सेना को रख करके और एयर स्ट्राइक्स को लेकर के, डिफेंस को लेकर के अपने आप को इक्विप्ड रखता है। पाकिस्तान भी अपने आप में उस तौर पर कहीं ना कहीं डिफेंस पर लगातार ध्यान देता रहा है, एयरफोर्स को उसने मॉडर्नाइज किया है। लेकिन यह कहा जाता है जज्बा, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना का जो जज्बा है, जो उसकी स्किल है, शायद वो अनमैचेबल है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स माने जाते हैं हमारे देश के। हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बालाघाट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो बालाकोट वाला जो इलाका है वहां पे आप अगर देखें तो घाटी भी है, टेराइन्स भी हैं, और ऑड इवन की वो जगह है जहां पे चिन्हित कर देना बहुत ही अपने आप में मुश्किल काम है। वहां पे जरा सी चूक एक बहुत बड़ा अंजाम हो सकता है। और अगर सेना की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, तो हमें मानते हैं कि हमारी कैजुअलिटी, नो कैजुअलिटी पे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं। और ऐसे में जो थोड़ी जानकारी, मतलब ये अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकारी जानकारी है, 12 मिराज गए थे, 1000 बॉम्बर के साथ गए थे, और बताया जाता है 21 मिनट का ऑपरेशन था। ये अभी जो जानकारी है वो 21 मिनट की है, सरकारी नहीं है। तो इतने थोड़े समय में इनको टेक ऑफ करना, ऑपरेशन तक जाना और उसे ध्वस्त करके लौटना, अपने आप में जो डिफेंस को समझता है बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। शायद अब वॉर की सिचुएशंस अब दुनिया में संभवतः ना हो, पर इस तरह के लिमिटेड वॉर्स जहां पे एक दूरी तय होती है वहां पे जाना और पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करना और उसको ध्वस्त कर देना, शायद अब यही वॉर की परिभाषा होगी। इसी तरीके के लिमिटेड वॉर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव वाले वॉर होंगे। हमने अमेरिका की तरफ से भी देखा था। और सबसे बड़ी बात है शुभ्रा कि अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमें कोई नुकसान करता है तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। जगह, समय और सेना का चयन भी हम खुद करेंगे। संभवतः ये कहीं ना कहीं एक अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, हो सकता है वो फिर सोच रहे थे कि आर्मी वाले सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक शायद उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस तरीके का कि रडार तक उनको ढूंढ नहीं पाया, हम स्ट्राइक करके लौट आए हैं और उन्हें बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जो प्रॉक्सी वॉर जो लगातार हमको वो परेशान करते रहे, हमने हमेशा हिम्मत रखी, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कैसे हुआ। 3 टुकड़ों में ये ऑपरेशन हुआ है और 21 मिनट तक ये पूरा एयर स्ट्राइक चला है। देखिए मुजफ्फराबाद भी इसमें इंक्लूडेड था। 3:48 से 3:53 तक वहां पर चला। तीसरा हमला चकोटी में हुआ, 4:04 तक वो चला। हमले का केंद्र जो है वो जैश, लश्कर और हिजबुल के ठिकाने रहे हैं और चुन चुन कर उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है हमारी एयरफोर्स ने। पहला हमला बालाकोट में हुआ, शुरुआत यहां से हुई, दूसरा मुजफ्फराबाद में हुआ और उसके बाद चकोट जो इलाका है, चकोटी, वहां पर तीसरा हमला हुआ। कुल 21 मिनट तक ये एयर स्ट्राइक चली और चुन चुनकर लश्कर के, जैश के, हिजबुल के जो आतंकी ठिकाने हैं जिनको पाकिस्तान पनाह देता है, प्रश्रय देता है, ISI के संरक्षण में, वहां की सेना के संरक्षण में, वहां की सरकार के संरक्षण में फलते फूलते हैं, उन सभी को ध्वस्त कर दिया है। 200 से 300 के कैंप्स करीब हैं जिनको निशाना बनाया गया है। और इसके बाद जो
पाकिस्तान में स्थिति है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां पर भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है और कोई प्रतिक्रिया बौखलाहट में पाकिस्तान कर रहा है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और इसीलिए भारत में भी इस बात को लेकर के एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की हिमाकत अगर करने की कोशिश पाकिस्तान करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब फिर से एक बार दिया जाए, उससे रोका जाए। क्योंकि पुलवामा में जो हुआ है उसके बाद पाकिस्तान से भरोसा जो पहले से ही उठ चुका था, वो और भी जो है फीलिंग वो स्ट्रांग हो गई हिंदुस्तानियों के भीतर कि पाकिस्तान इस तरह से मानने वाला नहीं है, उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसी भावना का ध्यान में रखते हुए, इसी भावना का सम्मान करते हुए हमारी एयरफोर्स ने रात में ये एयर स्ट्राइक किया है। कैप्टन एस के पांडे, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो सवाल मैंने आलोक जी से किया था कि बालाकोट जिस तरह का वो इलाका है, वहां तक पहुंचना और 3 जगहों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक करना, फिर वापस लौटना, ये 21 मिनट कितने चुनौतीपूर्ण रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए? जहां तक इंडियन एयरफोर्स का सवाल है, जो टेरेन बताई गई है, जिस प्रकार का वो इलाका है, ऐसे इलाके में हमेशा ही एयर स्ट्राइक ही की जाती है और एयर स्ट्राइक से ही ऐसे ठिकानों को जो है वो नेस्त नाबूद किया जा सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो समय है, जो शुरू में शायद बात हुई थी कि 3:30 बजे का जो समय है, ये हमारे यहाँ का समय है, इसको हम अमृत वेला कहते हैं। हमारे यहाँ का समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय हमारे जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी कर्मयोगी हमारे हैं, वो जाग उठते हैं, और जितने राक्षस हैं वो सोते हैं। तो राक्षसों को सोते हुए मारा गया है। हमारे कर्मयोगियों ने ये काम किया है। जहाँ तक दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे यहाँ आप देखिए, सेना में हमारे सैनिक लड़ते हैं, अधिकारी लड़ते हैं, वहाँ पर आतंकवादी लड़ते हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि वहाँ मीटिंग जो होती है वो मीटिंग ईटिंग और चीटिंग होती है वहाँ देश के साथ में। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर साहब, केंद्रीय मंत्री अपनी बात रख रहे हैं इस मसले पर। अभी तो यहाँ तक जो आज किया है, पिछले 10 दिन में जो पुलवामा के आतंकी साजिश करता थे उनको मार गिराया 100 घंटे में। इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लिया, और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया, और आज ये सेना का महापराक्रम किया है। तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। इसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, सिंधिया, उन्होंने भी बधाई दी आपकी सरकार को। आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत जबरदस्त देश के रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है सेना ने, और सेना को इस तरह की कदम उठाने की छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। तो देखिए, अब इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि सेना की ये कार्रवाई है और इसमें आगे आने वाले वक्त में न सत्ताधारी पार्टी को और न विपक्षी पार्टियों को किसी भी तरह की हीला हवाली या किसी भी तरह की सियासत करने की कोशिश करनी चाहिए। और सेना को इसका क्रेडिट दीजिए, सेना को सलाम कीजिए, उसके शौर्य को सलाम कीजिए। सियासत का वक्त नहीं है ये साहब, सियासत का वक्त पुलवामा हमले के बाद भी नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई पार्टियां, कई नेता सियासत करते हैं, और हो सकता है कि आपको इस स्ट्राइक के बाद भी सियासत मिले, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि सेना को जो करना था वो ही सेना ने किया है। और सेना बात नहीं करती है सियासतदानों की तरह ज़्यादा, वो सिर्फ अपना काम करती है, और यही कर दिखाया है हमारी एयरफोर्स ने। लेकिन आलोक जी, एक और बात है कि एयरफोर्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, और एयरफोर्स के बड़े अधिकारी भी ये मानते हैं कि वायुसेना का जितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जाता है, या फिर उसकी ताकत को जितना गंभीरता से लेना चाहिए या फिर उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। लेकिन इस बार वायुसेना ने ये कर दिखाया है, इस बार वायुसेना ने ही आगे जाकर के ये स्ट्राइक किया है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है?
शुभ्रा, देखिए बिल्कुल आप ये कहें कि अगर वायुसेना की ताकत को लेकर के देखें तो हमारी जो ताकत है वो बेहतर देशों में गिनी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है शुभ्रा, मैं एक बात को कह रहा था कि जो हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि फाइटर पायलट का एक अलग क्लास होता है, वो हमारे भारत के सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एडवांस स्टेज का एयरक्राफ्ट मिल सकता है, जगुआर मिल सकता है, राफेल हो सकते हैं, Su-30, इस तरह के सभी होते हैं, लेकिन फाइटर क्वालिटी बहुत ही जरूरी होता है। फाइटर पायलट्स हमारे वर्ल्ड क्लास में बेस्ट माने जाते हैं। रही बात एयरफोर्स की, तो आमतौर पर जो हम लोगों ने कन्वेंशनल वॉर देखे हैं उसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल अब तक देखा है जितने युद्ध हुए हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे थे, ये एक इतना छोटा दायरा होता है कि उसको टेक ऑफ करना, स्ट्राइक देना, इन सब चीजों में आमतौर पे ये छोटे डिस्टेंस पे एयरफोर्स को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा गया है। फाइटर प्लेन्स जो कि कई हजार गति से जाते हैं और उनको वहां तक पहुंचने में और स्ट्राइक लेने में तब तक उनको टर्न होना है, इस तरह के जो टेक्निकलिटीज होती हैं आमतौर पर नहीं देखी गई। लेकिन ये शायद हमारी स्पेशलाइजेशन कहिए, एक्सपर्टाइजेशन कहिए, हमारे फाइटर पायलट और वायुसेना का दम कहिए कि हमने अपने आप को इन छोटे छोटे एयर स्ट्राइक्स के लिए भी तैयार कर लिया है, जिसका आज हमने सिर्फ नमूना दिया है और नमूने में ही हमने दिखा दिया है कि हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। हमारा एयर स्ट्राइक जो पैनापन है, जो हमारे एयरफोर्स की ताकत है, उसे हमने सिर्फ इस छोटे डिस्टेंस में ही बिल्कुल सटीक कर दिया है। और आने वाले समय में एयर स्ट्राइक का ये जो आप कहिए कि लकीर है, वो बहुत दूर तक जाएगी। दूसरी बात, अगर शुभ्रा हम कहें कि अब एक जो दूसरी बात है कि आप पॉलिटिकल बात कह रही थी, निश्चित तौर पर जहां देश का ये कदम प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के नाम जाता है, वहीं पे बाकी सारे जो हमारे नेता हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, सबने सल्यूट किया है इस एयर स्ट्राइक को। तो देश फिर एक दिख रहा है। देश उस वक्त भी एक दिखा था पुलवामा अटैक के बाद कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, और आज फिर सलाम किया है इंडियन एयरफोर्स को। तो राजनीतिक रूप से हमने फिर अपनी सेना को सर्वोपरि मानते हैं। ये एक भावनाओं की बात है। हमारा देश निश्चित तौर पे इमोशनल भी माना जाता है और डिफेंस उसका एक प्रतीकात्मक रहता है। और जब डिफेंस आगे बढ़ता है तो हमारे चाहे पॉलिटिकल विल्स हो, चाहे जनता हो, सब सल्यूट करती है। और निश्चित तौर पर हम भी सल्यूट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के इस लिमिटेड स्ट्राइक को, जहां पर उन्होंने आतंकी कैंपों को नस्तनाबूद करते हुए और खुद सुरक्षित चले आए हैं। ये है हमारे एयरफोर्स की ताकत। लेकिन शुभ्रा, मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर बनता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, इस बात के लिए भी जहां हमारे देश के अंदर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, इन सब लोगों की मीटिंग चल रही है, तो पाकिस्तान में क्या हलचल चल रही है उस पर भी निगाह रखना होगा। और निश्चित तौर पर जवाब होगा कि किस तरह से दिया जाए। क्या कोई वो मिलिट्री एक्शन की तरफ सोच रहे हैं या फिर वापस वो कोई पॉलिटिकल, जो कि आमतौर पे चाइना के संरक्षण में, अगर कहा जाए कि वो चाइना के संरक्षण में भाग जाते हैं। ये सब ऐसा सवाल है, मुझे लगता है कि रक्षा विशेषज्ञ से एक बार पूछ लिया जाए कि क्या होने वाला है। सर, इस समय पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास सैनिक नहीं है। आप जरा वहाँ की जब ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अगर आप वहाँ लिस्ट उठा करके देखें तो हम कहते हैं कि हमने इतने आतंकवादी मार दिए, और हमारे यहाँ मरते हैं अधिकारी, हमारे यहाँ मरते हैं हमारे सैनिक। अब वहाँ पे कोई सैनिक को मरते हुए आपने शायद बहुत कम सुना होगा, क्योंकि उनकी सेना जो है यही है। अब आतंकवादी जो उनकी सेना थी उसी को नष्ट कर दिया। जब सेना ही उनकी नष्ट हो गई तो क्या समझते हैं कि मर्दों के आगे नामर्द खड़े हो जाएंगे, जिनको पता ही नहीं है कि हमको कैसे खड़े होना है, जिसको पता ही नहीं हमको कैसे राइफल चलाना है। ऐसे तो उनके सैनिक हैं। उनकी सारी की सारी सेना इसी पर निर्भर थी। और सबसे पहले हमने, जैसे कहा जाता है कि अगर आपको सांप को मारना है तो उसके फन को कुचलिए, तो फन को कुचलने का काम किया गया है। आतंकवादी जितने मारे जाएंगे,
पाकिस्तान की सेना उतनी जो है कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए हमको केवल और केवल आतंकवादियों को नष्ट कर देना है। सेना वहां की कुछ नहीं कर पाएगी, ये मशीन नहीं है। अच्छे से अच्छा उनको पास इक्विपमेंट आप उनको दे दीजिए। इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। और हमारे पास मर्द हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास एक राष्ट्र नीति है। उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं, केवल आतंकवादी हैं। क्योंकि इतने सालों में जब से वो हमसे अलग हो गए, वहां की सेना चाहती ही है कि इस तरह के चीजों में वहां के आवाम को फंसा कर रखा जाए, ताकि कोई ये नहीं पूछे कि गरीबी दूर क्यों नहीं हुई, कोई ये नहीं पूछे कि आप क्यों नहीं उस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से बाकी मुल्क, खासतौर से पड़ोसी मुल्क आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए इस तरह की बातों में फंसा कर रखा जाता है वहाँ के लोगों को। और वहाँ की जो सेना है वो चाहती ही नहीं है कि ताल्लुकात अच्छे रहें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और वहाँ की सरकारें कितनी ढुलमुल रही हैं, कितनी बैकलेस रही हैं, ये आप देख लीजिए। बैकबोन वहाँ की सरकारों में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की सरकारों को सेना के हिसाब से चलना पड़ता है। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है वहाँ और हिंदुस्तान के हालातों में। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये है कि कल का आप जरा इनका बयान देखिए, टीवी पर बड़े खुले उससे आ रहा था। वो कहते हैं हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। अरे तुम्हारा मुशर्रफ वहीं बैठा हुआ है, उसने कहा तुम एक बम मारोगे वो 20 मार देगा। तुम तो कहीं के नहीं रह जाओगे। तो आप देखिए बौखलाहट की क्या चरम है, कहाँ वो पहुंच गए। उनको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, कहना क्या है। जो कुछ बौखलाहट में अपनी दीवानगी में कहे चले जा रहे हैं वो सब कहने दीजिए, आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारी सेना, हमारे नियत, हमारा जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो कुछ करेंगे देश हित में ही करेंगे और करके दिखा रहे हैं। और हमारी सेना पर हमको पूरा विश्वास इसलिए है क्योंकि हम सेना को तैयार करते हैं, हम आतंकवादियों को तैयार नहीं करते हैं। बिल्कुल, और वो आतंकवादी तैयार करते हैं। सेना और आतंकवादियों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। और इसीलिए समझना जरूरी है कि आखिर क्यों वहां की जो सेना है, वहां की जो ISI है, वो आतंकवादियों को प्रश्रय देती है और फलने फूलने का मौका देती है और खुद भी उसमें योगदान करती है। लेकिन मैं आपसे कैप्टन SK पांडे ये भी समझना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आऊंगी, कि हम बात कर रहे हैं कि इस बार ये एयर स्ट्राइक हुआ है और एयर स्ट्राइक की जो परिस्थितियां हैं, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, वो कुछ अलग होती हैं। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो जमीन के रास्ते में हुआ था, उसकी टेक्निकलिटीज अलग थी। क्या फर्क होता है जब हम एयर स्ट्राइक एयर के रास्ते, हवा के रास्ते किसी मुल्क में इस तरह से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर आतंकवादी कैंप्स को ध्वस्त करके वापस लौटना है? और दूसरा कि चुनौती एक ये भी थी कि अभी इस तरह का माहौल चल रहा है कि पाकिस्तान को भी, वहां की आर्मी को भी, वहां पर फल फूल रहे आतंकवादियों को भी जो कि कैंप्स में स्टे कर रहे हैं, उनको भी ये मालूम था कि हिंदुस्तान इस तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि अभी अभी पुलवामा हमला हुआ है। अब कल ही में खबर पड़ रही थी कि वहां के 3 पूर्व रक्षा सचिवों ने अपनी सरकार को ये चेताया कि इस बार हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। मुंबई के वक्त जो हमला हुआ था वो हालात अलग थे, ये पुलवामा है और इस बार उनके इतने जवान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, इस बार वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए आप सतर्क रहें। इतनी सतर्कता के बीच में जब वो बार बार बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के आर्मी चीफ जो हैं, वो तमाम लोग सक्रिय हैं, इस दौरान इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने में चुनौती कितनी और बढ़ जाती है? सर देखिए, जहाँ तक एयरफोर्स और नेवी का सवाल है, हमने अभी तक नेवी का जिक्र नहीं किया था। ये जो होते हैं एक तरह के हमारे लिए सपोर्टिंग आर्म्स जिनको हम कहा जाता है, मगर मैं सपोर्टिंग नहीं कहता हूँ, ये हमारे एक दूसरे के पूरक हैं। जो हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जब हमको ज़रूरत है ज़मीन पर किसी चीज़, हमको जैसी अगर प्लेन ज़मीन मिली हुई है जहाँ पर हम जा सकते हैं, हमारे सेना के लोग वहाँ पैदल चल सकते हैं, वहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं, हम सेना का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास जो है समुद्र की बात आएगी तब हम नेवी की बात करेंगे, अगर उसके आसपास की कहीं बात आती है। और जब एयर स्ट्राइक की बात है तो आप जिस तरह का आपको टेरेन दिखाई गई है, ऊंचा नीचा, पहाड़ी है, गड्ढे हैं, कहाँ पे हैं, ऐसी जगह पे सेना को अगर हम कहें कि आप जाके पैदल वहाँ चले जाइए, वहाँ चलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी जगह पर जब इस तरह की टेरेन होती है तो हम, दूसरी चीज़, टेरेन ऐसी है यहाँ पर केवल और केवल एयर स्ट्राइक ही हो सकती है। हमको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचानी है। उस समय सेना जो है, ये ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर 300 आदमियों को, अगर 300 टेररिस्ट कैंप, हम कितनी सेना भेजेंगे वहाँ पर? इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हम एयर स्ट्राइक करें। और जहाँ तक हमारी एयरफोर्स का सवाल है, इतनी मेटिकुलस,
इतनी बढ़िया प्लानिंग उनकी होती है कि उनका एक भी जो बॉम्ब गिरता है वो वेस्ट नहीं होता। जो उसको करना है, एक बॉम्ब और टारगेट जो है नेस्त नाबूद, उसके बाद वहां आसपास का इलाका भी बरसों तक पनप नहीं पाएगा। जो लोग वहां जाएंगे एक बार थर्रा जाएंगे कि अब इस इलाके में उन्होंने देख लिया है, पहचान लिया है, दोबारा इस इलाके में हम नहीं आएंगे। जाने से लोग घबराएंगे। अब नए इलाके ढूंढो, नए तुम ठिकाने बनाओ और फिर देखो कि हमारे लोग कैसे कैसे तुमको वहां पे बर्बाद करते हैं। हमको किसी की चिंता नहीं है, हमें किसी की फिक्र नहीं है। हमारे पास एक इतना दृढ़ नेतृत्व है, उसके सहारे फिर हमारे जो जवान हैं वो क्या कम है, वो जीते और मरते हैं अपने देश के लिए। जो देश के लिए जी रहा है, मर रहा है, उससे ये जो है, ये जिनको हम अंग्रेजी में एक शब्द आता है पिग्मी, बहुत छोटे लोग हैं, पिद्दी लोग हैं जिनको कहा जाएगा, वो पिद्दियों से हमारी लड़ाई है, हमारे सैनिकों से। कौन उसका मुकाबला करेगा? इनकी कोई औकात नहीं है कि वहां पर हमारे लिए कुछ कर पाएं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सिवाय चीखने और चिल्लाने के, इनको अच्छा, एक आलोक जी ये भी चैलेंज होता है, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कैप्टन साहब, कि वहां पर अगर इस बात को लेकर के आशंका है कि हिंदुस्तान की ओर से कोई कार्रवाई हो सकती है, जो कि बार बार संकेत दिए जा रहे थे यहाँ की सरकार की ओर से भी, और सेना ने भी कह दिया था कि हम न माफ करेंगे न भूलेंगे, तो उनको इस बात का अंदाजा तो रहा होगा कि ऐसा कुछ प्लान कर रहा है हिंदुस्तान। और ये भी होता है अक्सर कि आतंकी कैंप्स हैं सीमा से सटे हुए, उनका ठिकाना बदल दिया गया, आज यहाँ पर हैं आतंकी कैंप्स, कल वहां पर कर दिया गया, इस तरह की सिचुएशंस को देखते हुए। और इसके साथ ही रडार, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो कि सेना इस्तेमाल करती है कि अगर कोई प्लेन आ रहा है या फिर कोई विमान आ रहा है, किसी तरह का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उस रडार में आ जाए। उससे भी बचना कितना मुश्किल रहा होगा, कितने चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लोकेट करना उन आतंकी कैंप्स को कितना मुश्किल रहा होगा, चुनौतीपूर्ण रहा होगा एयर फोर्स के लिए। शुभ्रा, देखिए इसमें जो आपने बात उठाई है एयर स्ट्राइक को लेकर के, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ये डिफिकल्ट स्ट्राइक रहा होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इस पूरे ऑपरेशन की डिटेलिंग हमें प्रॉपर्ली कहीं से मिले। लेकिन अगर एयरफोर्स को समझने की कोशिश की जाए या उसे जो समझता है, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि टेक ऑफ कहां से हुआ है। जो ही नहीं है कि जहां से हम सोच रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के जिस इलाके से सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो कहीं दूर से टेक ऑफ किया गया है। दूसरी बात है, आपने कहा था कि वो लगातार पाकिस्तान टेररिस्ट को या जो टेररिज्म कैंप था उनको वो शिफ्ट कर रहे थे। यही इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का यही फर्क होता है कि अगर वो शिफ्ट कर रहे थे, ये इंटेलिजेंस हमारे पास था, तो काउंटर इंटेलिजेंस हमारे पास ये था कि कहां कहां लेके जा रहे हैं, किस तरीके की शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि आर्मी ऑपरेशंस, डिफेंस ऑपरेशंस हमेशा इंटेलिजेंस पर बहुत निर्भर करते हैं और वही सटीक इंटेलिजेंस ही सटीक स्ट्राइक कराता है। तो काउंटर इंटेलिजेंस हमारा बहुत बेहतरीन था। दूसरी चीज है कि रडार की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे लो लाइंग जो होता है, जो बहुत नीचे स्तर पर हमारे एयरक्राफ्ट गुजरते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कि जो स्पाइंग एयरक्राफ्ट होता है या जो बैलूनिंग होता है एरियाज को लेने के लिए, वो रडार पे नहीं आते क्योंकि बहुत नीचे उनको उड़ाया जाता है, जिससे रडार की क्षमता से, रडार के उस एंगल से वो नीचे होते हैं। और ये लो लाइंग ऑपरेशंस या अगर हमारे मिराज निकलते हैं तो ये माना जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, या यूं कहा जाए कि हमें अपने इन एयरक्राफ्ट और इन पायलट्स पर बहुत भरोसा रहा और वो बहुत लो लेवल पे जाकर के उन्होंने स्ट्राइक किया है। और जो पूरा टेराइन है, जो ज्योग्राफी है, उसकी जो टोपोलॉजी के हिसाब से समझा जाए वो ऑड इवन है। ऐसे में इन सब टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त कर देना और अपने आप में एक बहुत बड़ा आपको ध्यान होगा आलोक जी कि ये सवाल हिंदुस्तान में पूछा जाता रहा है जब से उसामा बिन लादेन को घर में घुस करके, पाकिस्तान में घुस करके अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद से पूछा जाता रहा है कि क्या हिंदुस्तान नहीं कर सकता, हाफिज सईद को क्यों नहीं मार देते, मसूद अजहर को क्यों नहीं निशाना बनाते। अब हमने एक के बाद एक इस तरह के स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का जज्बा भी हमारे अंदर है और वो कुव्वत भी हमारे अंदर है।
घुस करके उसकी जमीन में उसको मारना अगर हो तो इसके लिए हमारी एयरफोर्स, हमारी थल सेना, तमाम सेनाएं तैयार हैं और ये वक्त वक्त पर होता रहेगा। जब भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा और आतंकवाद को प्रश्रय देगा, आतंकवाद के नाक को हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश करेगा।